दोस्तों, आपने अभी तक यदि मेरे इस YouTube चैनल सॉल्यूशंस ऑफ लाइफ प्रॉब्लम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी आने वाले वीडियोस को आप देख सकें। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रक्षित आमेटा आज एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ एक नए विषय को लेकर, और यह है ज्योतिष एक प्रामाणिक विज्ञान है। दोस्तों, ज्योतिष जिसमें विशेष रूप से किसी बालक के जन्म पर उसके जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है, गणितीय गणना करके कि उस समय ब्रह्मांड में ग्रहों की, नक्षत्रों की स्थिति किस प्रकार रही, और बाद में उसकी जो जन्म कुंडली बनती है उसके द्वारा उसके जीवन में आगे आने वाले अनेक घटनाओं का गणना की जा सकती है। दोस्तों, ज्योतिष एक ऐसी विलक्षण और अद्भुत विद्या है जिससे भविष्य के अनेक घटनाओं की जानकारी हम पहले जान सकते हैं। भारत के कितने ही ऐसे शास्त्र हैं जिसमें इस प्रकार की विद्या का उल्लेख है। कुछ सामान्य नाम जो आप लोगों ने सुने होंगे उसमें भृगु संहिता है, अगस्त ऋषि नाड़ी शास्त्र है, जिनमें हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने अपने दिव्य ज्ञान से लोगों के जन्म कुंडली में जो ग्रहों के कॉम्बिनेशंस बनते हैं उसके आधार पर क्या फलित हो सकते हैं, प्रभाव हो सकते हैं, उसके बारे में बताया है। और वह सटीक भविष्यवाणियां जब हम देखते हैं तो इस विषय पर हमें पूर्ण विश्वास होता है। कितनी बार लोग इस तर्क और कुतर्क के द्वारा ज्योतिष को अंधविश्वास साबित करने की कोशिश करते हैं कि यदि ज्योतिष ही सब कुछ है तो व्यक्ति पुरुषार्थ क्यों करे, कर्म क्यों करे। मेरा मानना दोस्तों ये है कि किसी भी ज्ञान को या किसी भी रहस्य को यदि हम वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं अपनी समझ के अनुसार, तो हम उसे अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि यदि किसी भाषा का हमें ज्ञान ना हो तो हम उसके अक्षरों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन जो उसका जानकार होता है वो उसे पढ़ के बताता है कि एक भाषा है। पिछले कुछ समय में ज्योतिषियों ने अपने निजी स्वार्थ में लोगों को इस प्रकार से भी ठगा है कि लोगों का इस विद्या से विश्वास उठा है। कितनी बार लोग एक व्यक्ति को अच्छा ज्योतिषी तब मानते हैं जब सामने वाला ज्योतिषी उनको वो बातें बताए जैसा वो सुनना चाहते हैं, न कि सत्य। तो इन सब चीजों से भी कहीं न कहीं लोगों का ज्योतिष से विश्वास उठता है। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि ज्योतिष एक वैज्ञानिक विद्या है। गणितीय इसकी गणना बहुत सटीक होती है, बशर्ते हमें वह करना आना चाहिए। कितनी बार लोग यह भी पूछते हैं कि जब ज्योतिष एक गणित के समान है तो इसमें सभी ज्योतिषियों का एक ही मत क्यों नहीं होता है, एक ही निष्कर्ष क्यों नहीं निकलता है। तो मैं दो उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा कि अंतर कहीं पर भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि बीमार होता है और किसी डॉक्टर को दिखाता है तो संभवतः उस डॉक्टर का इलाज उसको नहीं लगा तो वह किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाता है। दूसरा डॉक्टर अपने ज्ञान के अनुसार उसे कुछ टेस्ट करवाता है और फिर इलाज करता है, लेकिन वो टेस्ट उसको इलाज नहीं लगता है। वो तीसरे के पास जाता है और संभवतः उसका बीमारी का पता चल जाता है और सही इलाज होने से वो स्वस्थ हो जाता है। तो क्या आप सोचते हैं कि जो पहला और दूसरा डॉक्टर जिसने अपनी पढ़ाई अच्छे से की थी वह ठीक नहीं थे? लेकिन उस बीमारी को सही तरह से डायग्नोस करना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से यदि आप दूसरी बात देखें कि एक रसोई में आप समान मसाले, समान व्यंजन के लिए जो सामग्री चाहिए वो किन्हीं अलग अलग महिलाओं को आप उपलब्ध कराएं, अपने घर के सदस्य को, अपने पड़ोस, अपने मिलने वाले और किसी बिल्कुल थर्ड पर्सन बाहर के व्यक्ति को। आप ये पाएंगे कि सभी को समान सामग्री देने के बावजूद, सभी से समान रेसिपी बनवाने के कहने पर भी सभी की बनी हुई रेसिपी में स्वाद अलग अलग होता है। तो जब हमारी इन सब चीजों की उपयोग में भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अंतर आता है तो यह भी संभव होता है कि ज्योतिष में थोड़ा बहुत अंतर लोगों के गणित में आता है, क्योंकि हर ज्योतिषी जन्म कुंडली में जिन ग्रहों के ऊपर अपनी नजर डालता है तो हर भाव पर किसी का अलग अलग जगह पे नजर पड़ती है, लेकिन कहीं न कहीं सभी का जो कंक्लूजन है वो कहीं न कहीं आसपास ही होता है। मेरा जो ज्योतिष के प्रति नजरिया है, मैंने ज्योतिष को पिछले 12-15 वर्षों में लोगों की समस्याओं के समाधान ढूंढने में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाया है, और मैंने पाया कि बहुत से केसेस में ऐसे सफलतापूर्वक हमारे हुए जहां लोग निराश हो चुके थे, प्रयास करना बंद कर चुके थे,
उनको कोई मदद नहीं मिल रही थी। और ऐसे एक दो नहीं कई केसेस रहे हैं जिसमें से विशेष रूप से बहुत से ऐसे दंपति रहे जिनको कई वर्षों से संतान की सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। उनकी जन्म कुंडली देखने के बाद उनके क्या कारण से देरी हुई है, क्या उनको ज्योतिषी उपाय दिए जा सकते हैं, किस समय संभव उस बच्चे का जन्म हो सकता है, ये सब जब उनको ज्योतिषी सलाह दी गई तो मैं स्वयं भी इस चीज को देखकर प्रसन्न भी था और आश्चर्यचकित भी रहता हूं कि लगभग सभी केसेस में हमें सफलता मिली। इसके अलावा कितनी बार लोगों का जॉब से संबंधित प्रश्न होता है, किस क्षेत्र में जॉब मिलेगी, कब मिलेगी, अपनी फेवरेबल जगह पर ट्रांसफर की उनकी अपेक्षा होती है, वहां पर भी ज्योतिष हमें मार्गदर्शन देता है। ज्योतिष को आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कभी हमारे बारिश के मौसम में बारिश होने वाली होती है और हम घर से निकलने वाले होते हैं ऑफिस के लिए, तो मेरा मानना है कि हम उस बारिश को बंद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन बारिश का यदि हमें पूर्वानुमान लग जाता है तो हम साथ में रेनकोट या छाता लेके निकलते हैं ताकि हम अपने आप को सुरक्षित करें। इसी प्रकार ज्योतिष विद्या में जो मेरा व्यक्तिगत मत है कि हम नियति को नहीं बदल सकते हैं जो ईश्वर ने हमारे लिए लिखी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करके उसकी सहायता से हम आने वाले समय की जो मार्गदर्शन देते हैं, यदि समय अच्छा है तो अधिक प्रयास करें, किस डायरेक्शन में प्रयास करें, समय खराब हो तो हम उसमें किस तरह की सावधानियां बरतें, किस तरह के इन्वेस्टमेंट के जोखिम से बचें, और इन चीजों में कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलती है। दोस्तों, आप लोगों ने भी अपने जीवन में एक ये चीज पाई होगी जो उत्सुकता मेरे मन में भी रहती है। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बहुत पढ़ाई में होशियार रहे, उनसे बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन वे भविष्य में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाए, एक औसत जीवन उन्होंने जिया। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने स्टूडेंट लाइफ में औसत थे और बाद में उन्होंने एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स प्राप्त किए। इस चीज का जवाब भी जब मैंने जन्म कुंडली के माध्यम से देखा तो मुझे वहां वह सारे कारण मिले, क्योंकि कितनी बार किसी व्यक्ति का पढ़ाई में होशियार होने से हम उसका किसी अचीवमेंट, सांसारिक अचीवमेंट की बात सोचते हैं तो वो कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि कितनी बार उसके कुछ कॉम्बिनेशन ग्रहों के ऐसे बनते हैं या जो उसके फेवरेबल महादशाएं नहीं आती हैं उसके उस जीवन काल में, उससे उसको कोई सांसारिक उपलब्धियां विशेष रूप से नहीं हो पाती है। वहीं औसत व्यक्ति के जीवन में जो उसका प्रोफेशनल कैरियर है उस दौरान यदि कोई महादशाएं बहुत अच्छी आई या कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बने जिससे उसे विशेष उपलब्धियां होनी है, तो ऐसे कई उदाहरण हमने अपने जीवन में देखे हैं। तो इस विद्या पर मेरा पूर्ण विश्वास और बढ़ गया। एक बड़ी विडंबना है हम भारतीयों के साथ कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया है, उनके शास्त्रों में इसे दिव्य ज्ञान दिए गए हैं, उस पर हम कहीं न कहीं भरोसा करने में संकोच करते हैं। और वहीं विदेश के कई देशों में लोगों ने भारत के इस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए भारत के शास्त्रों को वहां मंगवाया है, वहां उसका वो ट्रांसलेशन करके उस विज्ञान को कोई वैज्ञानिक आधार देकर सिद्ध करते हैं। आपको मैं एक उदाहरण से बताना चाहूंगा कि जो मैंने कहीं लिटरेचर में पढ़ा था। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है। मन कैसा रहेगा और चंद्रमा को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं। किसी की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा अच्छी पोजीशन में बैठा है, मजबूत है, तो वह व्यक्ति, उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। और वहीं यदि चंद्रमा उस व्यक्ति का यदि कमजोर होता है तो वह व्यक्ति विल पावर उसका स्ट्रांग नहीं होता है, वह थोड़ा सा विचलित मन का होता है और कभी कभार डिप्रेशन के शिकार भी लोग पाए जाते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि डिप्रेशन के शिकार लोगों के जो सुसाइड के केसेस हैं वो सबसे ज्यादा अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास होते हैं, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में चंद्रमा अपने एक्सट्रीम पे होता है। अमावस्या में चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। तो जब ज्योतिष में इस बात को बताया गया कि चंद्रमा इस चीज का कारण हो सकता है तो हम उसको विश्वास नहीं करते हैं। वहीं एक विदेशी वैज्ञानिक ने इसको भौगोलिक घटना के आधार पर सिद्ध किया। उसने बताया कि जिस प्रकार से चंद्रमा और पृथ्वी के बीच के आकर्षण के कारण से अमावस्या और पूर्णिमा पर ज्वार भाटा आता है और जो सबसे ज्यादा तीव्रता होती है वो इन्हीं 2 दिनों पर होती है। तो उसका कहना था कि जब समुद्र का पानी चंद्रमा की उस आकर्षण शक्ति से इतना प्रभावित हो सकता है तो हमारे शरीर में भी बहुत ज्यादा परसेंटेज में पानी मौजूद है, तो क्यों नहीं वही चंद्रमा हमारे मन को भी प्रभावित करेगा या हमारे शरीर को भी प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार उसने कोरिलेट किया ज्योतिष के ज्ञान को, जिसमें चंद्रमा को मन का कारक बताया गया। और ये हम लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम इस विद्या पर न केवल विश्वास करें, लेकिन हाँ, अपने समझ को हमें खुला रखना है। जैसा कि एक बहुत स्वाभाविक बात है कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कभी अस्पताल नहीं जाएगा, व्यक्ति बीमार होता है तभी अस्पताल जाता है। इसी प्रकार से जब तक व्यक्ति की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसे कहीं ज्योतिष की
ज्ञान की या उसके परामर्श की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जब उसे अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं मिलता है, वो अपने प्रयास के बावजूद सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है, तो वो किसी ज्योतिषी के पास मशवरे के लिए जाता है। तो मेरा यह मानना है कि सबसे पहले हमें अपने एक तो मन को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि संभवतः कभी कभार हमारे अपेक्षा के अनुरूप यदि ज्योतिषी ने हमें कोई बात नहीं कही, कुछ विपरीत बात कही, तो उसको हमें मन पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नियति तो वैसे भी हमारे हाथ में है नहीं, हमारे हाथ में पुरुषार्थ है, तो हमें पुरुषार्थ करते जाना चाहिए। और कहीं न कहीं इस विद्या का यदि हम सहारा लेते हैं तो हम कुछ बेहतर कर सकते हैं जिंदगी में, और किन्हीं दुर्घटनाओं से या कुछ ऐसी विपत्तियां जो हमारे आने वाली हों उससे हम बच सकते हैं। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों, जो कि अधिकांश लोग, मेरा मानना है कि ज्योतिष पर विश्वास करते हैं, उन्हें इस चीज को और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए और इस पर विश्वास करना चाहिए। आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।